नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। दयालबाग को लगातार समाचार पत्रों के जरिए जिला प्रशासन की, तहसील आगरा सदर की जो धमकियां और जो छवि खराब करने की खबरें आ रही हैं, उस पर मैं आज एक बार फिर आपके सामने एक ऐसे व्यक्ति की प्रस्तुति करूंगा जिसे मैं समझता हूं देश ही नहीं बल्कि दुनिया में जाना जाता है। ये व्यक्ति है भारत के जल पुरुष के रूप में जाने जाते हैं। इनका नाम है राजेंद्र सिंह। इनका जन्म 6 अगस्त 1959 को उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के डोला गांव में हुआ था। राजेंद्र सिंह के भारत के प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता हैं, तो इनके बारे में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें साफ हैं एकदम से। राजेंद्र सिंह देश के जाने माने पर्यावरणविद हैं और वे जल संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने तरुण भारत संघ, एक गैर सरकारी संगठन बनाया और उसके जरिए अपनी बात को जनता के सामने रखा और खुद भी उसी रूप में आगे बढ़ते रहे। उन्होंने बागपत छोड़ने के बाद राजस्थान, चूँकि बागपत में तो पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ कोई दिक्कत भी नहीं है। मेरठ मंडल पूरा बहुत ही जाना माना इलाका है, लेकिन राजस्थान में पानी की कमी को देखते हुए उन्होंने अलवर ज़िले में आकर अपना कार्य क्षेत्र बनाया, कर्मभूमि बनाई और ऐसे जल पुरुष राजेंद्र सिंह दयालबाग में भी आए और उन्होंने दयालबाग के ऊपर क्या कहा, ये बात मैं आपको उनके ही मुंह से, उनके ही जरिए सुनवाऊंगा और आप सुनिए कि वो दयालबाग को किस रूप में देखते हैं। यदि वो दयालबाग को भूमाफिया के रूप में देखते हैं तो आपको तत्काल टिप्पणी देनी होगी कि क्या ऐसा संभव है। ऐसा आदमी जो जानता हो कि ये भूमाफिया संगठन है तो वो यहाँ पर क्यों आए, क्योंकि इससे तो उनकी छवि खराब हुई है। यदि वो आए थे तो मैं तहसील के कर्मचारियों से, तहसीलदार से, एसडीएम से और लेखपालों से भी कहूँगा कि वो अपनी जांच में इन जल पुरुष को भी शामिल करें और पूछें कि आप दयालबाग क्यों आए। अब मैं आपको जल पुरुष राजेंद्र सिंह की डीम्ड विश्वविद्यालय दयालबाग में और खेतों पर गुरु महाराज के साथ जो चर्चा हुई, उन्होंने जो सवाल उठाए, उन सवालों का उन्हें जवाब मिला, उसकी जानकारी दूंगा। वीडियो लंबा हो सकता है, प्लीज़ थोड़ा सा देखने में आपको दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको सारी चीज़ें मिलें बाकायदे। जिससे आपको संतुष्टि मिले। अब मैं रिक्वेस्ट करता हूं डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी से, विश्वविद्यालय के डायरेक्टर पीके कालरा साहब शब्द कहें और अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप उन प्रश्न को भी पूछ सकते हैं। सबसे पहले तो मैं गुरुवर को प्रणाम करता हूं और
इस बात से प्रेरित हूं कि आप प्रातः आकर अपने खेत पर प्रकृति को प्रेम देते हैं। आज ये दुनिया लालच में प्रकृति से टूटती जा रही है। प्रकृति से दूर हो रही है। आपका अपने खेत पर नित्य आना काम करना बहुत प्रेरक है। ये प्रेरणा ही अब इस दुनिया को चाहिए। हम जिन भौतिक लालच में डूबते जा रहे हैं उसमें ये श्रम निष्ठा, राजेंद्र सिंह खेतों पर सवाल उठा रहे हैं, अपने सवाल खड़ा कर रहे हैं गुरु महाराज के अपने सामने। जीवन के लिए देते हैं उससे ज्यादा प्रकृति को अपने श्रम से देने का आपका संदेश इस दुनिया के लिए इस 21वीं शताब्दी में सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं समझता हूँ कि हम ज्यादातर बीमार इसलिए हैं कि अब हम जो खेती कर रहे हैं उस खेती में जहरीली दवाइयाँ और औषधि उपयोग कर रहे हैं। आपने अपने इस पूरे परिसर में जिस तरह की ये प्राकृतिक खेती और प्राकृतिक खेती में परिश्रम को प्रतिष्ठित किया है, ये इस पूरी दुनिया को सीखने की जरूरत है। गुरुवर, जब भी समाज अपने प्रकृति के साथ और मानव जीवन को चलाने के लिए बराबर के रिश्ते बनाता है तभी समाज आगे जाता है। आपका ये जो नित्य प्रति अपने राधा स्वामी फेथ को और उसकी कॉन्टिन्यूटी को, उसके सातत्य को जिस तरह से आप ले जा रहे हैं, इससे ये दुनिया बहुत कुछ सीखेगी और ये दुनिया आगे बढ़ेगी। मैं बस इतना ही आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये इस 21वीं शताब्दी में कैसे ज़्यादा विस्तार पा सके। मैं बहुत विस्तारवादी नहीं हूँ, मेरे मन में भी कोई बहुत जल्दी चीज़ों का विस्तार करना मुझे बहुत जरूरी नहीं लगता, पर फिर भी मेरे मन में ये एक लालच ही हो सकता है कि ये दुनिया इस तरह के प्रेरित प्रकृति के प्यार के और मानवता के बराबर के सम्मान के लिए ज़्यादा लोग कैसे बन सके इस दुनिया में, ये मेरा आपसे निवेदन है। आप यदि इस पर कुछ बता सकें तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। ये मेरी चिंता भी है। परम श्रद्धेय सवाल PS सत्संगी साहब से उन्होंने ये सवाल किया है। रात्रि को मध्य प्रदेश स्थित राजा बरादी एस्टेट में वहाँ के फॉरेस्ट रिसोर्सेज के बारे में प्रश्न उठे। वहाँ वो बैक टू नेचर में जो अपनी अपनी फैमिली में रहते हैं तब आकर के मिट्टी के ढेरों में सो जाते हैं। मेरे
ख्याल से ये सही मानवता की दृष्टि से अनुचित है। बैक टू नेचर की बात होनी चाहिए। ऑल ड्रेस्ड एंड नोवेयर टू गो, ये प्रश्न। तो आप क्या करें? आप प्रकृति जो करती है उसके लिए आप कहें कि slow and steady wins the race। अब मॉडिफाई जाता है, slow and steady still wins the race। इसलिए कि आप मिट्टी में सोने से कोई खास महत्व नहीं रखता है। ये अपने ग्लोरियस पास्ट की तरफ आप जा रहे हैं, हमें तो ग्लोरियस फ्यूचर बनाना है। तो ऑल ड्रेस्ड एंड नोवेयर टू गो, यही मैंने कहा कि जो हमारी पॉलिसी है उसको रिवर्स कर देना। कि जो लोग डाउनटाउन रहते हैं उनको आपने खूब शराब पीना और ये सब जो सुख है और दूर जोर जोर से बाजे बजाना सिखा दिया। पर उनको जो सीखना चाहिए कि हम ऐसा काम करें कि प्रकृति से सम्मिलित होकर काम करें। पुराने प्राकृतिक तरीकों से नहीं काम बनेगा। So the phrase should be reversed. All dressed and nowhere to go, slow and steady. So proceed slowly and steady। जो लोग अपटाउन एरिया में रहते हैं, जिनके पास रिचेज है और डाउनटाउन में भेज देते हैं ऐसे लोगों को जो समृद्ध नहीं है, तो इसका उल्टा करते हैं। देखिए कैसी अप्राकृतिक रूप से प्रकृति आपका साथ देगी। कि आप जो अभी लोग हैं उनको अपटाउन एरिया में भेजिए जो निहत्ते हैं, और जिनके पास साधन है उनको अब डाउनटाउन एरिया में रहेंगे। तो ये एक बड़ा नवोदय सा प्राकृतिक संघर्ष के बजाय प्रकृति के साथ मैत्री भाव रखना है। अब पुराने हुए हिसाब से आप जाके सो गए, सब फिर निकट चले आपने कहते एक दूसरे को देखने की जरूरत नहीं, वी आर सो क्लोज टू नेचर। इससे क्या हो? तो ये रिवर्सल ऑफ रोल की आवश्यकता है और हम वो प्रमोट करते हैं। तो मैं यही बहुत नम्रता से अपनी ओर से आपको के विचार इस सिद्धांत पर जानना चाहूँगा। मैं आपने जो कहा उसका हृदय से सम्मान करता हूँ और बिल्कुल बात को मानती हूँ। हम प्रकृति के साथ प्रेम के रिश्ते बनाते हैं, वो प्रेम के रिश्ते का सम्मान करके और हमारा भी अपना बराबर का जो
होना चाहिए, वो रिश्ता बनेगा तो फिर ये दुनिया को समझ में आएगा कि जिस प्रकृति ने जिन पंच महाभूतों से हम बने हैं, वो पंच महाभूत इस पूरे ब्रह्मांड को बनाते हैं। और मेरे जैसा इंसान तो मानता ही भगवान इसको है कि भय से भूमि और गै से गगन, वैसे वायु, आ से अग्नि और ऊर्जा और एनर्जी, और न से नीर, ये जो पंच महाभूत हैं, इसी से हम निर्मित हुए हैं और इसी से ये पूरा ब्रह्मांड निर्मित हुआ है। इसलिए मैं तो, आपने जो कहा वो तो मेरी आत्मा और मेरे मन के बहुत करीब है, मैं उसका बहुत सम्मान करता हूँ। और आपने सत्य कहा कि यदि हम एकदम से प्रकृति के साथ जो हमारा पुराना चलन था, प्रकृति का वो जो रिश्ता था, उस रिश्ते में जब तक हमारी इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम एक्ट करता रहा, तब तक हम प्रकृति के विपरीत नहीं गए। और प्रकृति जैसा मानव को बनाती है, और मानव और प्रकृति का जो व्यवहार है, उस व्यवहारिक रिश्ते को जोड़कर इंसान और प्रकृति दोनों में बराबर सम्मान संबंध बना रहा। लेकिन मुझे कई बार ये लगता है गुरुदेव कि जब हम बहुत भौतिक और बहुत आधुनिक हो जाते हैं, तो हमारी जो बुद्धि है वो केवल प्रकृति से लेना सीख जाती है, और प्रकृति के साथ जीना और प्रकृति को मेहनत करके, जैसे आप इस काल में भी सुबह प्रातः उठ के इस मिट्टी पर, इस हरियाली के बीच विराजमान हैं, और आप जिस तरह से, जिस स्नेह से अपनी मिट्टी को अपनी ऊर्जा से उसके साथ प्यार बांट रहे हैं मिट्टी के, वो रिश्ता टूट जाता है। तो हम उस रिश्ते को कैसे बनाएं? मेरी जो चिंता है गुरुदेव, वो ये है कि हमारा वो रिश्ता टूटता जा रहा है जिस रिश्ते को ये मिट्टी चाहती है। जिस मिट्टी से हम बने हैं, उस मिट्टी के साथ हमारा वो प्रेम और सम्मान थोड़ा कम हो रहा है। तो आपने जो कहा, मैं उतने से बिल्कुल सहसम्मान उसको स्वीकारता हूँ, पर मेरा अगला छोटा सा निवेदन ये है कि आप इस पर कुछ दो शब्द मुझे बता सकें कि ये जैसा रिश्ता आपका है, आपने तो इस आधुनिक शिक्षा में उच्च शिक्षा तक गए, लेकिन आपका रिश्ता मिट्टी के साथ वैसा ही बना हुआ है। आज के जो आधुनिक शिक्षा है वो इस रिश्ते को तोड़ रही है। उस रिश्ते को कैसे बना के रखें, वो मैं आपसे दोबारा से प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ। जीवन से जो मैंने ग्रहण किया, विदेशों में भी रह करके, कि अपटाउन एरिया में तो एरिस्टोक्रेट चले आते हैं, और डाउनटाउन एरिया में वहाँ के जो नेटिव्स थे, ब्लैक पॉपुलेशन है, रेड पॉपुलेशन है, उनको छोड़ दिया। ये ठीक नहीं है, इनको आप भेज दीजिए सबर्बन एरिया में, अपटाउन एरिया में, वो वहाँ उसको और सुधार करके और अच्छा बना देंगे। और यहाँ पर जब जिनके पास रिलेटिव हैं, सब कुछ होंगे, तो वो इसको रहने लायक बना देंगे। तो ये तभी हो सकता है जब हम इस तरह का रोल रिवर्सल करें। और वो आपके शब्दों से मैं पूरा भाव ग्रहण कर रहा हूँ, और इसलिए मैं बहुत आभारी हूँ कि आपने अपने भाव व्यक्त किए। और ये मेरी तमन्ना है कि आप आते रहें बीच में, और हमारे दोनों एरियाज को, अपटाउन लिविंग, सबर्बन लिविंग और डाउनटाउन एरिया। डाउनटाउन एरिया में मैं अपना और एक विचार कहूँ, हम लोगों ने एक चर्च की बिल्डिंग बिक रही थी, तो ले लिया। तो वहाँ की ब्लैक पॉपुलेशन वाले कभी कोई चीज़ निकाल के ले जाते थे, कोई चीज़। पुलिस वालों को कहा तो कहते हैं देखिए, हम जब तक कोई मर्डर नहीं हो जाता हम नहीं आते ये सब करने। ये
आप डिलील करिए। रात को आपने देखा कुछ दिन में कि ये लोग तो बाहर बैठ के अपने गार्डन में सब काम करते हैं, हमारी तो उन्होंने बंद कर दिया वो सब चोरी जो करते थे, और हम आराम से दोनों लड़ते रहे, उनको अच्छी शिक्षा दे देते हैं, तो उनके पास भी साधन उपलब्ध हो गए। तो इसी को बड़े पैमाने पर हम चलाएं, तब वाकई सेवा होगी। इससे क्या फायदा कि फिर से सब लोग नंगे सोने लगे और मिट्टी से ढक लिया और वैसे ही चले गए, और उन्होंने कहा जो वहाँ से बाहर से आई थी कि आप ही अपनी न्यूज दिखा देंगे, आप पूछे अब कहाँ जाए, मतलब कपड़े वगैरह पहन करके वापस जाए, तो ये तो कोई सम्मान की बात हुई नहीं। और ये कर देंगे तो वहाँ पर मेहनत करके आपका जो अप टाउन एरिया है उसको भी लेवल कर देंगे कि अप टाउन रहिए डाउन टाउन रहिए सब एक है। और आप तक किसी के साथ जो संबंध होना चाहिए उसको सहयोग दीजिए। तो इन्होंने कहा कि रात में यही मैं न्यूज कहता था कि भाई मिडनाइट हो गई, जवाब हमने सब लीगल डिटेल्स का तैयार कर लिया, अब क्या करें। ये कहते हैं कि ये तो बहुत जल्दी है, इस वक्त चलेंगे तो क्या करेंगे। तो मैंने यही कहा कि रोल रिवर्सल कर लीजिए, फिर देखिए कि आपकी जो हेल्थ केयर हैबिटेट आप चाहते हैं वो डाउनटाउन और अपटाउन दोनों में बढ़ गया। तो इससे बढ़ के क्या हो गया संयोग कि हम प्रकृति के साथ सहयोग से चले। ये नहीं कि हम अब कल यही समस्या उठ रही थी, मैंने कहा कि भाई मैं तो रात में मुझे नींद नहीं आ रही है और मैं फ्रेश फील कर रहा हूँ, तो कुछ काम करते हैं। तो इस तरह का काम करने से जो अप टाउन एरिया है वो भी लेवल हो जाएगा। वहाँ जो डाउन टाउन से जाएंगे वो मेहनत करके उसे समृद्ध बना देंगे, थके रहने लगे। ये समस्या थी कि मैं तैयार हूँ, कोई जानने को नहीं तैयार। मैंने का रोल रिवर्सल करके देखते हैं और ये संवाद प्रस्तुत करते हैं, और आप जैसे जानकार व्यक्ति से हमको उसमें आधार मिल जाए तो हम बहुत तेजी से काम कर सकेंगे। राधा स्वाहा। अभी आपने जलपुर राजेंद्र सिंह के सवालों के जवाब देते हुए गुरु महाराज PS संगी साहब को सुना। अब मैं आपको राजेंद्र सिंह द्वारा कहे गए बयानबाग की इस यमुना कार्यशाला में आकर आनंदित हूँ, और मैं हुजूर साहब का दर्शन कर रहा हूँ, इसलिए और भी आनंदित हूँ। बोलते हुए सुनेंगे। आप पर जब मैं यमुना की बात करता हूँ तो मेरा आनंद उड़ जाता है। यमुना जी जब यमुनोत्री से चलती हैं और हथनी कुंड तक आती हैं, तब तक यमुना जी अपने बाल्यकाल में इठलाती खेलती कूदती हुई आते हैं, लेकिन हथनी कुंड में आने के बाद सारी यमुना जी कैनाल में चली जाती है। 1992 में 12 मार्च को 5 राज्यों के बीच एक एग्रीमेंट हुआ था कि यमुना जी को लीन सीजन में 10% फ्लो मिलेगा। राजेंद्र सिंह आज तक वो फ्लो नहीं में आयोजित सेमिनार में बोल रहे हैं तो सारा पानी आ जाए।
हुआ था आगरा लेकिन में। लीन सीजन में जब यह यमुना बात बहनी चाहिए में एक सेमिनार का आयोजन किया गया, तब उसका सारा पानी उनको अपनी कुंड बैराज में बोलने के लिए कहा गया। कैनाल्स तब वो में पूरी चला कहानी जाता बता रहे हैं। खासकर हरियाणा। अभी यमुना के ऊपर बात कर रहे हैं। ये नदी पुराने जमाने में 5 राज्यों की थी, अभी 6 राज्यों की हो गई है। पहले यूपी उत्तराखंड एक राज्य था, अभी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और पंजाब का भी इसमें हिस्सा है। हम इस नदी को स्पिरिचुअल एंड कल्चरल सिविलाइजेशनल रिवर मानते हैं। भारतीय आस्था नदियों के बारे में बहुत ऊंची है, लेकिन आस्था अब नदियों की सेहत ठीक करने में पर्याप्त मदद नहीं कर पा रही, क्योंकि जो देश नदियों को मां कहते हैं उन्हीं की नदियां सबसे गंदी हैं। जो मां नहीं कहते हैं उन्होंने अपनी नदियों को थोड़ा ठीक किया। राजेंद्र सिंह के भाषण को, उनकी स्पीच इसलिए को परम मेरा ये श्रद्धेय मानना है महाराज पीएस सत्संगी साहब बड़े ध्यान से यमुना सुनते हैं। जो भारत की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और गंगा यमुना तहजीब की जन्मदात्री रही है, उसको जरा उसी दृष्टि से देखने की जरूरत है। इस वक्त यदि यमुना को ठीक करना है तो यमुना का अध्यात्म और विज्ञान, इन दोनों के बारे में जानना पड़ेगा। इसकी तकनीक और इंजीनियरिंग की भी मदद की जरूरत है, लेकिन यमुना के किनारे जो विकास हुआ है, जिसको हम विकास कहते हैं, वो बहुत ही भयानक है। यमुना के दोनों तट सीमेंट कंक्रीट से बनते जा रहे हैं। जब मैं यमुना के लिए सत्याग्रह कर रहा था, यमुना की जमीन का, तब एक कविता लिखी थी, वो पढ़ के सुना देता हूँ। सीमेंट कंकर पत्थर में मत बांधो, कदम करील बड़ पीपल गुलर से बांधो मुझे। मोर पपैया कोयल चिड़िया, यमुना को सबकी जरूरत है भैया। गंदे नाले यमुना में मत डालो, साबी जैसी अन्य सभी को पवित्र बना दो। जल ग्रहण क्षेत्र में जोहर बनाए, पुरानी सभी धाराओं को सदा नीरा बनाए। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आज हम यमुना जमकुश को की जिस कविता तरह में से पूरा सार छिप गया है। उन्होंने कहा कि कंकड़ पत्थर से यमुना को मत बांधो, पेड़ लगाओ, वृक्ष लगाओ। ये बात उन्होंने अपनी कविता में यमुना कही की सेहत को और बिगाड़ते। उसी के आधार पर मैं यमुना के समझता हूँ किनारों कोयला घाट पर पर जो चोटी चाहिए। बायोडायवर्सिटी पार्क का डेवलपमेंट हुआ है, शायद ये इनकी कविता से प्रेरित होकर के ही दयालबाग ने पार्क को हम विकसित यमुना किया। की पंचवटी को भूल गए। यमुना के किनारों पर यदि ये पेड़ होते तो बहुत सारा जल का प्रदूषण इन पेड़ों की जड़ें डाइजेस्ट कर सकती थी, लेकिन हमने यमुना की विलक्षण प्रदूषण नाशनी शक्ति को, जो यमुना के अंदर खूब थी, यमुना के जल में, उसको उसकी केयरिंग कैपेसिटी से ज्यादा यमुना के प्रवाह की जो शक्ति है, उस शक्ति से ज्यादा उसमें पॉल्यूशन डाल दिया और यमुना का जो इन्वायरमेंटल फ्लो है, इकोलॉजिकल फ्लो है, उसको बिल्कुल खत्म कर दिया। तो आप यमुना जी में उत्तर काशी से चलने वाला जल आपके आगरा के पास नहीं पहुंचता है। उत्तर काशी से चलने वाला यमुना जल आप हथनी कुंड में ही रुक जाता है, बंद हो जाता है। इसलिए हमें अभी जरूरत है यमुना को शुद्ध सदा नीरा बनाने के लिए
यमुना का इकोलॉजिकल इन्वायरमेंटल फ्लो इंश्योर करना और रिवर और सीवर के सेपरेशन, इंडस्ट्री के एफ्लुएंट्स को सेपरेट ट्रीटमेंट करने की जरूरत है। और ट्रीटमेंट के बाद भी उस वाटर को यमुना में नहीं आना चाहिए। ट्रीटमेंट के बाद हम उस जल को बागवानी, खेती, उद्योग, इंडस्ट्री में रिट्रीट, रिसाइकल और यूज करने के सिद्धांत को अपनाएंगे तो यमुना फिर से एक दिन जवान होकर, स्वस्थ होकर हमारे स्वास्थ्य को ठीक रखने लगेगी। यमुना जी के स्वास्थ्य की चिंता हमें नहीं है, इसलिए हम यमुना को सीमेंट कंक्रीट देखिए नीचे एक वीडियो प्रसारित किया जा रहा है जो यमुना की हालात के ऊपर है। यमुना की अविरलता और निर्मलता चाहिए। आज हमने यमुना की अविरलता को संपूर्णतः समाप्त कर दिया है। हथनी कुंड के नीचे यमुना जी अपनी अविरलता से नहीं बहती। हमें यमुना माँ की सेहत ठीक करनी है तो फिर हथनी कुंड से नीचे का जो यमुना जी का जल है उसको, जो हमारे एग्रीमेंट है 92 के, उन एग्रीमेंट के मुताबिक अविरल निर्मल जल आगरा पहुंचना चाहिए। हमें लगता है कि ये 2 लेवल पे काम करने की जरूरत है। एक लेवल वो है कि राज समाज नदियों के बारे में, यमुना जी के बारे में अपनी रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझे। जिस दिन राज और समाज अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझता है, उस दिन हमारे हुजूर सतरंगी जी जैसे संत जनता को खड़ा करते हैं ये समझाने के लिए कि तुम्हारी सेहत तभी तक ठीक रहेगी जब तक यमुना की सेहत। इसलिए हम जब आजकल के यूथ को, युवाओं को जो हेल्थ कॉन्शियस है, जिनकी हेल्थ कॉन्शियस हम यमुना की हेल्थ कॉन्शियस के साथ जोड़ेंगे तो यूथ इस काम में हमारे साथ आएगा। हमें लगता है कि देहाबाद में बहुत अच्छे यूथ हैं, कल्चर्ड, डिसिप्लिन स्टूडेंट्स हैं। हमें एक तरफ हमारी माँ यमुना की हेल्थ और हमारे यूथ की हेल्थ और हमारी हेल्थ की रिलेशनशिप हमें अपने स्टूडेंट्स को सिखाने की जरूरत है। जिस दिन उनको ये रियलाइजेशन होगा, जिस दिन उनको ये इंटरलाइजेशन होगा कि मेरी हेल्थ यमुना की हेल्थ के बिना ठीक नहीं रह सकती, वो कुछ इनोवेटिव और क्रिएटिव एक्शन लेंगे और जो दयाल बाग का एक्शन है उस एक्शन में भी बढ़ चढ़ के आगे आएंगे। मुझे लगता है कि हम भारत के लोग जो नीर नारी नदी को नारायण मानते थे, नीर माने लाइफ, वाटर, लाइफ, नारी माने क्रिएटर, जननी, जन्म देने वाले, और नदी द ऑल फ्लो, civilizational, cultural, spiritual, economical, the all flow related with river। तो जो जीवन को प्रवाह देती है वो नदी होती है। यमुना के प्रवाह से एक बड़ी सिविलाइजेशन, गंगा यमुना तहजीब, गंगा यमुना संस्कृति, गंगा यमुना सभ्यता का जन्म हुआ है। मुझे लगता है कि हम अपनी
लाइफ लाइन यमुना अपनी अपनी सिविलाइजेशन के, अपने कल्चर के, अपने स्पिरिचुअल, अपने इकोनॉमिकल, द ऑल फ्लो वी कैन रिलेट विद आवर रिवर यमुना. सो यदि हम इस नदी के साथ, यमुना के साथ अपने जीवन के को जोड़ के देखना शुरू करेंगे तो हमारा रियलाइजेशन, हमारा इंटरलाइजेशन निश्चित ही यमुना के लिए सोचने ही नहीं, कुछ करने की ताकत देगा, कुछ करने का कमिटमेंट, कुछ करने का डेडिकेशन, कुछ करने का एक्शन हमें देगा. इसलिए हम अपनी रिवर यमुना के साथ जो इंडियन बोर्ड ऑफ स्कूल्स में था, कभी वीडियो लंबा हो सकता है, आप नीर इसको पूरा नारी देखें नदी, तभी आपकी समझ में आएगी नारायण कि है, नारायण दयालबाग है. क्या चीज़ है. जब भारत के और लोग जल पुरुष राजेंद्र सिंह ने नीर को, नारी को, नदी दयालबाग को को नारायण जैसा लेकर अपनी सम्मान क्या देते व्याख्या थे, की है. तब उनके मन में आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल विद्या- आरबी सिंह यादव, आप इसे और सब्सक्राइब वो जरूर विद्या- करें, फॉलो करें और आम जनता तक पहुंचाएं, जिससे लोगों को पता चल सके सबका भला होता है, कि दयालबाग आखिर में है क्या चीज़. सबका सुख और भला करने वाली क्योंकि विद्या दयालबाग प्रचार में कभी अब अपना दोबारा भरोसा नहीं से रखता, इसलिए पुनर्जीवित करने की उसकी जरूरत जो है. धीमे धीमे की हमारी रफ्तार शिक्षा है वही केवल वो हमारी दुनिया में मेंटल एक्सरसाइज उसको कराती है. प्रस्तावित करना और चाहता हम है कि यदि शिक्षा आप में दुनिया इस मेंटल एक्सरसाइज करके हमारे प्रारूप पर चलेगी तो अपने सुख, पैकेज, चैन, शांति सब कुछ अपनी सर्विस, अपना करियर, प्राप्त होगा. उस सब की खोज में लग जाते हैं. जब हमें विद्या मिलती है तो हम अपने जीवन को विरक्ति भाव से, मुक्त भाव से देखने लगते हैं. तो सबके सुख के रास्ते पर हमें आगे बढ़ाएगी. इसीलिए हुजूर ने हमारा ध्यान यमुना जी की तरफ बढ़ाया है. हमें लगता है कि यमुना में हमें 11 काम करने की जरूरत है. काम नंबर 1, जो भी यमुना के किनारे के शिक्षण संस्थान है वो अपनी टेरिटोरियल रेस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड करें. एक जमाना था जब यमुना के किनारे के मंदिर और घाट और उन पर रहने वाले पुजारी और संत यमुना में गंदगी होने से रोका करते थे. आजकल वो नहीं रोकते. मुझे लगता है कि शिक्षण संस्थाएं जब इस गंदगी को रोकने के लिए आगे आएगी तो सरकारों को थोड़ी शर्म आएगी और सरकारें फिर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अपनी ड्यूटी को निभाने के लिए आगे आएगी. तो नंबर 1 है यमुना की साक्षरता. हमारे शिक्षण संस्थाओं में विद्यार्थियों, शिक्षकों. नंबर 2, यमुना में पढ़ने वाले जितने भी गंदे नाले हैं उसका काम मुझे मालूम है दयालबाग ने बहुत अच्छे से किया था. ठीक से मॉनिटरिंग करके, पॉइंट मॉनिटरिंग करके कि कहाँ से किस नाले में किस तरह का पोल्यूशन आता है. वो जो पोल्यूशन का डेटा है उसी आधार पर आगरा के ऊपर वाले शहरों के शिक्षण संस्थान भी इसका रिसोर्स मैपिंग करें और बताएं कि कहाँ पर किस तरह का गंदा पानी, किस तरह का पॉल्यूटेड वाटर यमुना में आ रहा है. नंबर 3, यमुना में जो वर्षा जल के नाले आते हैं, यमुना में जो वर्षा जल के स्रोत मिलते हैं, उन वर्षा जल के स्रोतों को हम ठीक से उनको पुनर्जीवित करके, उनको रिजुनेट करके यमुना के फ्लो को बढ़ाने का काम हमारी ये जो कार्यशाला आज हो रही है, वो कार्यशाला अपने एक इम्पोर्टेंट काम की तरह से इस काम को
हाथ में ले सकती हैं इन तीनों कामों। चौथा काम सरकार से करवाने का है। चौथा काम ये है कि हम यमुना की जमीन का आइडेंटिफिकेशन, डिमार्केशन और जो उसके पुराने ब्लू जोन, ग्रीन जोन और रेड जोन, जो 3 तरह की लैंड है, उसको रिकॉर्ड पर हम लोग सरकार के इरिगेशन डिपार्टमेंट से और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जॉइंट एक्शन से हमारी इस कार्यशाला में कुछ लोगों को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, जो यमुना की जमीन का आइडेंटिफिकेशन, डिमार्केशन करा के यमुना को आज़ादी से बहने का अवसर दे। मैं जानता हूँ कि दयाल बाग ने अपने सामने यमुना जी को बहुत अच्छे से बनाया है, लेकिन जैसा दयाल बाग में कोशिश हुई है वैसी कोशिश और दूसरी जगह पर नहीं है। दूसरी जगह पर भी वैसी कोशिशें करवाने की हमारी इस कार्यशाला में डिस्कशन करके, विमर्श करके कुछ निष्कर्ष पर पहुंचने की जरूरत है। और इस कार्यशाला का जो विमर्श है, उस विमर्श को निष्कर्ष बना के उसकी संस्तुति रिपोर्ट बनाकर इस काम में लगाने के लिए हमें अलग अलग तरह के ग्रुप बनाने चाहिए। लेकिन ये जो चौथे नंबर का काम है, ये चौथे नंबर का काम तो सरकार से करवाना पड़ेगा। पांचवें नंबर का जो काम है वो ये है कि जो सिविल सोसाइटी है यमुना जी के दोनों तरफ, वो सिविल सोसाइटी को इस तरह से एजुकेट किया जाए कि वो अपना गंदा जल निर्मल यमुना में ना मिलने दे। वो कोशिश करें कि ये जो छोटे छोटे अब नए तरह के बायो ट्रीटमेंट प्लांट्स आए हैं और जो पानी के शोधन के लिए अब नई कोशिशें हो रही हैं, उनको हमारी सिविल सोसाइटी तक समझाना, पहुंचाना, ये भी एक जरूरी काम है। जो छठा काम है वो ये है कि यमुना जी के कैचमेंट एरिया में जो पुराने ताल, तलैया, पोखर, उन सबको रिजुनेट करके रिचार्ज करने की, नदी के फ्लो को बढ़ाने के लिए रिचार्ज को बढ़ाने की जरूरत है, जिससे हमारा ग्राउंड वाटर ऊपर आए। और ग्राउंड वाटर ऊपर आएगा तो हमारी रिवर की फ्लो, यमुना की फ्लो बढ़ेगी। क्योंकि डिस्चार्ज बहुत हो रहा है और रिचार्ज घट गया है, इसलिए आज यमुना जी में जो नेचुरल फ्लो सब सरफेस एक्यूफर से आते हैं और अंडरग्राउंड एक्यूफर से आते हैं, वो फ्लो यमुना को नहीं मिल रहे हैं। हम छठे नंबर पर कोशिश करें, जो जॉइंटली करने की कोशिश है सरकार से, समाज से और शिक्षण संस्थाओं से, तीनों की बराबर की जिम्मेदारी से ये काम हो सकता है। जो सातवां काम है वो ये, अब हमारी यमुना की जमीन में नए जो यमुना की ग्रीन जोन है उसमें नए कंस्ट्रक्शन ना हो, उन कंस्ट्रक्शनों को रुकवाना। नंबर 8, जो हमारा 92 में एग्रीमेंट हुआ था यमुना को फ्लो देने का, वो फ्लो हथनीकुंड से हमारी माँ यमुना को मिले तभी यमुना जी ठीक से बहेंगी, उसके लिए काम करना। और हमारा जो अगला 9 नंबर का काम है वो ये है कि हम इन राज्य सरकारों को जो यमुना का सारा पानी उठाती हैं, उनको ये सिखाएं कि हमारे एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा पानी खर्च हो रहा है, इसलिए हमारे क्रॉप पैटर्न रेन पैटर्न के साथ लिंक हो, जिससे हमें यमुना से और ग्राउंड वाटर से ज़्यादा पानी ना लेना पड़े, कम पानी में हमारी फसलें हो सकें। 10वें नंबर का काम ये है कि हमें आप यमुना की एक यात्रा
प्लान करनी चाहिए। यमुनोत्री से लेकर इलाहाबाद, जिसमें एक बार फिर ये जो पांचों राज्य हैं उनको अपनी जिम्मेदारी यमुना के बारे में रियलाइज। और छठा काम ये कि ये वर्कशॉप हमारी जो आज डिस्कशन हो रहे हैं, जो विमर्श हो रहा है, इस विमर्श को ठीक से निष्कर्ष में, कंक्लूजन में लेकर एक संस्तुति, एक रिपोर्ट बनाकर सरकार के साथ जल्दी से जल्दी डायलॉग बढ़ाना चाहिए। मुझे बस आज इतना ही कहना है। किसी को मुझसे कुछ सवाल पूछने हो तो ज़रूर पूछ लें। मैं अपनी तरफ से केवल इतना ही बोलना चाहता हूँ। और अंत में एक स्लोगन अपने हुजूर की इजाज़त से, नीर नारी नदी नारायण है, नारायण है, नारायण। यमुना को हम सेहत ठीक करने के लिए अपनी जिम्मेदारी, अपनी हकदारी का एहसास करें और उसके साथ काम करने में जुट जाएं। ये हमारे अंदर के आभास से आना चाहिए। बस आप सबको प्रणाम। राधा स्वामी। आप देख रहे थे जल पुरुष राजेंद्र सिंह को, और उन्होंने जो बातें कहीं सेमिनार में वो बहुत ही काबिल तारीफ़ हैं। लेकिन मैं आपको साथ साथ ये भी बता दूं कि आज एक खबर छपी है, आगरा के सिटी मजिस्ट्रेट का बयान है कि दयालबाग शिक्षण संस्थान छात्रों से गलत काम कराता है, सफाई कराता है, खेतों पर ले जाता है और उसको इस तरह से तूल दिया जा रहा है जैसे कि हम कोई छात्रों से अपराध करा रहे हैं। किसी एक छात्र का बिना नाम लिए हुए एक अखबार में बयान छपा है कि हमें उसके प्रैक्टिकल के नंबर दिए जाते हैं, तभी दिए जाते हैं जब हम काम करने जाएंगे। अब सवाल उठता है कि क्या इस तरह का काम करना कोई गलत चीज़ है क्या? मैं समझता हूँ कि छात्रों के लिए शिक्षण संस्थाओं का दायित्व है कि वो साफ़ सफाई करने के लिए पूरी मदद करें, और ख़ासकर ये कोई उनका अपना काम नहीं है। ये एक नदी है जो सार्वजनिक उपयोग की चीज़ होती है, प्राकृतिक संपदा है हमारी। हम मान लो इसको साफ़ करते हैं, छात्रों से कोई सफाई अभियान चलवाते हैं, तो इसमें गलत क्या है? लिहाजा अब मेरा इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। बस इतना कहूँगा कि आप एक चीज़ मुझे साफ़ करें, टिप्पणी करें और अपनी बात भी लिखें मेरे इस वीडियो पर कि राधा स्वामी सत्संग सभा को भूमाफिया यदि के रूप में चिन्हित किया जा रहा है, तो फिर ऐसे जलपुरुष राजेंद्र सिंह यहाँ पर क्यों आए? और मैं तहसीलदार, लेखपाल और एसडीएम सदर से एक बार फिर कहूँगा कि वो यहाँ पर आकर के देखें क्या वास्तव में दयालबाग गलत काम कर रहा है, कोई अनुचित काम कर रहा है, और नहीं है तो फिर जलपुरुष को भी सम्मन भेजें कि आप यहाँ पर क्यों आए। यहाँ जो दयालबाग विश्वविद्यालय ने जो सेमिनार आयोजित की थी यमुना नदी को लेकर के, उसमें उन्होंने भाग क्यों लिया? क्योंकि ये तो संस्था भूमाफियाओं की श्रेणी में आती है। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।